नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा मदान, एमडी, gynecologist and obstetrician. I am serving Panipat Madan Hospital for last 45 years, and my experience in sterility was excellent. I was rewarded by God that 98% of patients who came to me for sterility, whether it is primary sterility or secondary sterility. भाई बहनों, प्राइमरी स्टेरिलिटी वो होती है जिसमें कि बच्चा रुकता ही नहीं है। 12 साल, 15 साल, 10 साल से बच्चा हुआ ही नहीं। और सेकेंडरी स्टेरिलिटी वो होती है जहाँ लेडी का एक अबॉर्शन हो गया, प्रेगनेंसी तो हुई थी लेकिन 1 या 2 अबॉर्शंस हो गए और कोई बच्चा पूरा नहीं हुआ, उसे सेकेंडरी स्टेरिलिटी बोलते हैं। तो मैंने देखा है कि जब पेशेंट नेचुरली, जैसे आपके नेपाल के पेशेंट आए और नेपाल से मुजफ्फरनगर, बनारस, पटना, आई मीन दूर दूर से पेशेंट्स आए। इट वाज वेरी चैलेंजिंग, बट I of course was very scientific, but I never encouraged IVF soon. कुछ लोगों में ज़रूरत होती है IVF की, उनका ज़रूर होना चाहिए, पर जब हम ट्राई कर चुके हैं और उसके बाद बाई चांस नहीं हुआ 1 या 2% लोगों में, तब उनको गाइडेंस दी जा सकती है। भाई बहनों, मैं तो थोड़े दिनों से देखना बंद कर दिया था, लेकिन अब मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट आई है कि आप स्टेरिलिटी पेशेंट्स को तो ज़रूर देखिए। सो मैं देखूँगी मदान हॉस्पिटल पानीपत में 12 से 2 बजे तक। अब ये बताना चाहती हूँ कि जब पेशेंट कपल आता है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उन दोनों का अल्ट्रासाउंड करते हैं, उनके सारे टेस्ट करते हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड हार्मोन्स, सारे टेस्ट होने के बाद उनको एग्ज़ामिन करते हैं, लेडी को एग्ज़ामिन करते हैं, दोनों को बुलाते हैं, लेकिन लेडी को PV एग्ज़ामिन करके देखते हैं कि उसमें कोई डिस्चार्ज प्रॉब्लम है, गाढ़ा गाढ़ा है तो फंगल इन्फेक्शन है, थोड़ा लिक्विडी है तो अक्सर GRDS होता है। सो इन पेशेंट्स में प्रायः डॉक्टर्स आई डोंट नो एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, जो कि एंटीबायोटिक्स हैव नॉट मच रोल इन PV डिस्चार्ज। सो उसमें अगर पस सेल्स है उसका कल्चर करा लेंगे और सब इन्वेस्टिगेशंस हो जाने के बाद हस्बैंड का सीमन टेस्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि सीमन में अगर स्पर्म काउंट बहुत लो है या नील है तब ट्रीटमेंट बहुत बदल जाता है। तो लेडी का हमने डिस्चार्ज टेस्ट किया, उसमें जो भी है जियार्डिया है, फंगल है, उसका ट्रीटमेंट दे दिया। उसके बाद पर स्पेकुलम एग्ज़ामिनेशन करने के बाद आप देखते हैं कि उसमें कोई जख्म तो नहीं है, जिसे इरोजन बोलते हैं, और वो बहुत अनहेल्दी नहीं है, तो उस पर क्रायो सर्जरी इज़ नॉट सर्जरी बट इट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड गैस अप्लाई करते हैं और वहाँ पर कूलिंग इफ़ेक्ट होता है और 1 महीने के बाद पेशेंट का जख्म या इरोजन बिल्कुल ठीक हो जाता है। एंड मेरे कुछ पेशेंट्स जिन्होंने आगे बहुत पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कराया, उनका क्रायो करने के बाद उनके वो दे कंसीव्ड। इसका मतलब उनका सिर्फ नुक्स जख्म था, डिस्चार्ज और जख्म। उसके बाद
इसको ट्रीट कर लेने के बाद हम पेशेंट लेडी को डीएनसी करते हैं, ईबी एंडाल्ट्रेशन बोलते हैं। ईबी मतलब एंडोमेट्रियल बायोप्सी। उस बायोप्सी की रिपोर्ट में देखते हैं कि ओवुलेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। 3rd डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन में ईबी एंडाल्ट्रेशन करते हैं। भाई बहनों, मुझे ऐसा लगता है कि डायलिटेशन में कुछ कारीगरी थी मेरी। डायलिटेशन जैसा सिंपल प्रोसीजर अप टू 8 हैगास डायलेट करते हैं। मैं तो उसमें थोड़ा प्रेयर भी कर देती थी, और वो डायलेट हो जाता है, पैसेज खुल जाता है, तो जो सीमन वजाइना में आया वो उसके थ्रू एक ड्रॉप भी अंदर चले जाए तो उसमें लाखों चले जाते हैं। हमें तो एक चाहिए स्पर्म कंसेप्शन के लिए। सो उसको डायलेट कर देते हैं, नीट करके वॉश करके उसको डायलेट कर देते हैं। ये मेरा प्रोसीजर है। एंड उसके बाद ओवुलेशन स्टडी आजकल अल्ट्रासाउंड की वजह से हो जाती है, तो उससे पता लग जाता है कि किस दिन ओवुलेशन हुआ। तो उन 2-3 दिनों में आपस में मीटिंग करवाते हैं। हस्बैंड का बाकी टेस्ट तो हो गए। टेस्टोस्टेरॉन भी एक आध पेशेंट में कम था, और वो टेस्टोस्टेरॉन इंजेक्शन देने पर पेशेंट conceived, the lady conceived. So there are different causes of primary and secondary. Secondary sterility तो मैं बाद में बताती हूँ। प्राइमरी स्टेरिलिटी में पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो हर एक मरीज़ में अलग कारण होता है। मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हुए हैं जो कि 3-4 बार अबॉर्शन हो गया, और उसके बाद जब उसको किया तो मैं मजाक में कहती थी आपको पूरा बच्चा देंगे, और वो दे यूज्ड टू गेट इट। सो कंसेप्शन हो जाती है। उसके बाद हस्बैंड में क्या होता है कि लेडी का और कोई प्रोसीजर नहीं करना है। हस्बैंड का सीमन अगर कम है तो बहुत अच्छी मेडिसिन है, आजकल मेडिसिन देते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है कि एक आयुर्वेदिक हिमालय कंपनी की मेडिसिन है स्पीमिन प्लेन, वो देने से काउंट बढ़ जाता है। और भी अपनी एलोपैथी की कुछ मेडिसिन है, उनको देने के बाद उसको थोड़े दिन के बाद आप सीमन टेस्ट करेंगे, काउंट बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाता है तो फिर मीटिंग करवाते हैं। पहले जब अल्ट्रासाउंड से ओवुलेशन नहीं पता चलती थी तो टेम्परेचर से मैं पेशेंट्स को गाइड किया करती थी कि जिस दिन सुबह उठ के बिना पानी पिए बिना टॉयलेट गए आप अपना बॉडी टेम्परेचर लीजिए, और जिस दिन टेम्परेचर फॉल करता है और उसके 24 घंटे के बाद राइज कर जाता है तो उस दिन मीटिंग करना है, 2 दिन मीटिंग करना है। और दूसरा वो जब पहले मिलेंगे तो बताएंगे कि उसके अंदर हिप एरिया रेज कर देना बाय कीपिंग 2 pillows एंड 10 पेशेंट्स कंसीव। हस्बैंड का ट्रीटमेंट काउंट बढ़ जाता है तो और कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं होता है, उनको मीटिंग कराई जाती है। क्रायोसर्जरी के दफ़ा एब्सटिनेंस रखते हैं फॉर आफ्टर क्रायोसर्जरी फॉर 1 month, मीटिंग नहीं करने देते, उसके बाद अलाउड है। तो भाई बहनों, ये सब करने के बाद मेरे ज़्यादातर पेशेंट्स दे कंसीव्ड। मैंने तो दूसरे जो एग्ज़ामिनेशन है और या उससे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट थे इस तरह से साइंटिफिकली जाने के बाद।
आईवीएफ के अपने ड्रॉबैक्स हैं, तो आईवीएफ को आसानी से नहीं कराना। पहले आप उसको एग्ज़ामिन करवाइए, खुद को टेस्ट करवाइए और ट्रीटमेंट लीजिए, और प्रॉपर डायलिटेशन होगा तो ठीक होगा। आजकल ईबीएन डायलिटेशन के साथ में हम ट्यूब्स को भी पेटेंसी कर देते हैं, उसमें जेंट्रामाइसिन और हाइलेस और एंटीबायोटिक डाल के उसको ओपन कर देते हैं। सेकेंडरी स्टेरिलिटी कब होती है? जब आपका एक बार अबॉर्शन हो गया और आपने सफाई नहीं कराई, डीएनसी नहीं कराई, नहीं जी हम डीएनसी नहीं कराएंगे, तब सब गड़बड़ हो जाता है, ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं और फिर आपको पता है कि फिर बड़ी मुश्किल है, ट्यूब्स को खोलना मुश्किल होता है। वैसे एक ट्यूब पेटेंट होने पर भी कंसेप्शन खूब मज़े से हो जाता है। तो यदि किसी का एक ट्यूब ब्लॉक है तो उतनी चिंता की बात नहीं है। मैंने देखा है पेशेंट्स कंसीव हो जाते हैं। तो मेरी बहनों, निराश नहीं हो। ये सब करते करते ही एक्सपीरियंस से आई रियलाइज्ड कि कुछ भगवान ने ताकत दी है, तो इसका फ़ायदा लोगों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए। आईवीएफ में पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं, डॉक्टर को भी ज़्यादा मिलते हैं, और अगर आप सेंटर खोल के बैठे हैं तो आपको लगता है अरे कहीं करते करने में हर्जा क्या है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जब बहुत ज़रूरी हो तब ज़रूर करवाओ। अभी हमारे एक पेशेंट थे, उठते उठते हमारे पास आ गए। हम उसका हस्बैंड का सेमन बहुत कमज़ोर था, पर वो ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो गए। वाइफ के भी काफ़ी कुछ था, सब ठीक करने के बाद मैंने उनसे बोला अब आपको यहाँ आके अल्ट्रासाउंड से ओवुलेशन की पता लगाने की ज़रूरत नहीं, नाउ रिलैक्स एंड मीट ऑन दिस पर्टिकुलर डेज जो कि आपको अल्ट्रासाउंड से बताए हुए हैं। यूजुअली 14 से 16वां दिन होता है, उस दिन आप मीट करिए और कंसीव हो जाती है। तो मेरी प्यारी बहनों, आपको बता के मुझे अच्छा लग रहा है, और मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप क्यों नहीं कर रही हैं आजकल, आपने क्यों बंद कर दिया है। तो मैंने डिसाइड किया है कि नाउ आई विल गिव 2 hours एवरी डे 12 to 2 except Sundays. I will see sterility patients. बाकी भगवान का आशीर्वाद है, और हो सका तो मैं अपने सब भाई बहनों को जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको संतान की इच्छा है और नहीं मिल पा रही है, उनके लिए कुछ कर सकूं। और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो मैं तो आई फील एक्साइटेड, आई फील सो हैप्पी। आई टेल देम कि मुझे 1 लाख रुपया दोगे तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे अब हो रही है। आई फील वेरी हैप्पी। एंड वही बता रही हूँ कि वो पेशेंट को बोला अब अपने आप मिलो, तो मैंने परसों पता किया तो वो लेडी वॉज कंसीव्ड, शी कंसीव्ड, रिलैक्स हो गए और इन्वेस्टिगेट हो गए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, नमस्ते।